नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड सरकार ने किसानों को धान की बिक्री पर एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि किसानों को प्रति क्विंटल 2,369 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा। यह निर्णय बिचौलियों से मुक्ति दिलाएगा और किसानों को सशक्त बनाएगा। धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने झारखंड में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा दिया है। BSNL झारखंड 2030 तक 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 800 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 4G सेवाओं के विस्तार से डेटा ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। BSNL का लक्ष्य हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा ने बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए पहल की है। झालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे फुटपाथों पर रहने वाले लोगों को आश्रय और जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी जो रात में बेघर लोगों की पहचान कर उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाएंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री 25 साल बाद भी विकास के लिए संघर्ष कर रही है। 20 नवंबर से एक नया अभियान शुरू होगा जिसका उद्देश्य प्रतिभा को पहचान दिलाना और स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करना है। वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की कमी विकास में बाधाएं हैं, लेकिन इस अभियान से नई उम्मीदें हैं। रांची नगर निगम ने शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में टैक्स जमा नहीं किया गया तो वे सुविधाएं बंद कर देंगे। कर नहीं भरने वालों की सूची भी जारी कर दी गई है। संसदीय मामलों के जानकार अयोध्यानाथ मिश्र ने कहा कि झारखंड बनने के बाद भी राज्य को जितना विकसित होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। विकास के लिए जिम्मेदारी आधारित प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। राज्य के विकास का रोड मैप गांव, गरीब, आदिवासी के अनुसार बनाना होगा। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। झारखंड में बिजली उत्पादन और बिक्री में अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा है। आरोप है कि गड़बड़ी के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। रांची में कांग्रेस भवन में झारखंड के कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू ने SIR प्रक्रिया पर सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने की घटना से सबक लेने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया और SIR प्रक्रिया के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। रांची प्रक्षेत्र के IG मनोज कौशिक ने 8 जिलों के SP को छात्राओं की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पुलिस निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के पास PCR व पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। महिला थाना प्रभारियों को छात्राओं को जागरूक करने और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। IG ने इस योजना की समय समय पर समीक्षा करने की बात कही है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विशेष शिक्षकों के 3,451 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी है, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी है। अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में PG मेडिकल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहले काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने तिथियों में बदलाव किया है। जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वे 18 से 19 नवंबर को भर सकते हैं। केंद्र सरकार जनजातीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है। नए प्लेटफॉर्मों में ऑनलाइन पोर्टल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले शामिल होंगे, जिससे जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों को सीधे विदेशी ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे।
गरीब और बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बार फिर सुनहरा अवसर आया है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया पुनः खोल दी है। बहुत से ग्रामीण और शहरी परिवार जिन्हें पहले सूची में जगह नहीं मिल पाई थी, अब 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन का मौका उन परिवारों को भी दिया गया है जो अभी तक पक्का घर नहीं बना पाए हैं और खुले में रह रहे हैं। पात्रता की पुष्टि के बाद लाभार्थियों की नाम सूची बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद उनकी बैंक खाते में यह राशि सीधे ट्रांसफर होगी। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर बताएंगे। इस योजना का लाभ सभी किसान लेना चाहते हैं, लेकिन इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में सही जानकारी न होने के कारण कई किसान पीछे रह जाते हैं। ट्रैक्टर के बिना किसानों को खेती में कितनी बड़ी समस्या होती है, यह आप सभी जानते हैं। यदि किसान के पास ट्रैक्टर मौजूद होगा तो वह समय पर फसलों की बुवाई, रखरखाव, स्प्रे का छिड़काव और खाद डालने जैसे सभी काम आसानी से कर सकता है। सरकार हर किसान के पास एक ट्रैक्टर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज भारी उथल-पुथल देखने को मिली है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय बाद सोना इतने सस्ते दाम पर उपलब्ध हुआ है, जिसने निवेशकों और ग्राहकों के लिए एक शानदार खरीदारी का मौका बना दिया है। पिछले हफ्ते की तुलना में सोने के रेट में 500 से 700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की नरमी आई है। अगर आप निवेश या त्योहारों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन अवसर है। बढ़ती महंगाई के बीच गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारकों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना से लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों पर केंद्रित है जो पहले से ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में संक्रमण से मुक्ति के लिए नई पहल की है। वायरलेस रोबोटिक अल्ट्रावायलेट यूवीसी कीटाणु शोधन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे कोच में मौजूद हानिकारक कीटाणु खत्म होंगे। दिल्ली में सफल परीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को इसे अपनाने का निर्देश दिया है। यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराएगी। जमशेदपुर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में आंध्र प्रदेश ने शानदार वापसी की है। अभिषेक रेड्डी के नाबाद शतक की मदद से आंध्र ने झारखंड के 328 रनों के जवाब में 224 रन 2 विकेट पर बना लिए हैं। इससे पहले साहिल राज ने झारखंड के लिए अर्धशतक बनाया था। आंध्र अब झारखंड से सिर्फ 104 रन पीछे है और तीसरे दिन बढ़त लेने की कोशिश करेगा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय अपने तीसरे दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा है। 27 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में 25 छात्राओं को गोल्ड मेडल और 17 रैंक होल्डर्स को विशेष सम्मान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले से हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद के लिए चर्चा तेज हो गई है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए पद के लिए बहरागोड़ा के समीर मोहंती, घाटशिला के सोमेश चंद्र सोरेन और पोटका के संजीव सरदार के नामों पर विचार किया जा रहा है। समीर मोहंती का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उनके मंत्री बनने से बंगाल और ओडिशा में पार्टी की पकड़ मजबूत हो सकती है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 85% काम पूरा हो गया है। डीसी ने शेष कार्य को 1 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा का पालन करने के लिए भी कहा, ताकि हवाई यात्रा की सुविधा जल्द मिल सके। चतरा जिले में बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तरी वन प्रमंडल से स्टेज 1 की मंजूरी मिल गई है। एक्सप्रेसवे के लिए 342 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए प्रभावित भूस्वामियों को मुआवजा दिया जा रहा है। परियोजना से चतरा और आसपास के क्षेत्रों में यातायात, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 2028 तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की सराहना की है। उन्होंने पीएम मोदी के उस भाषण की तारीफ की जिसमें 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से मुक्त करने की बात कही गई थी।
थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड स्टील वर्कर्स यूनियन की बैठक सोमवार को आवासीय कार्यालय सेक्टर 9 में हुई। कार्यकारी अध्यक्ष सरयू केवट ने अध्यक्षता व संयुक्त महामंत्री दीपक कैवर्त ने संचालन किया। बोकारो स्टील प्लांट के कैपिटल रिपेयर विभाग के दर्जनों कार्यकर्ता ने यूनियन के दामन थामा। विभागीय अध्यक्ष के रूप में बाबुल कुमार को मनोनीत किया गया। यूनियन के महामंत्री अजय सिंह ने विश्वास दिलाया कि आपकी जो भी समस्या है उसको लेकर यूनियन की बहुत ही जल्द एक बैठक होगी। गिरिडीह आकांक्षी जिला के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल सोमवार को परिसदन पहुंचे। यहां डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ विमल कुमार ने पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला प्रखंड रूपांतरण कार्यक्रम के तहत उन्होंने संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। 18वीं विजय बोस मेमोरियल पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों को लेकर रविवार को घाटशिला के एक होटल में रूरल कमेटी की बैठक हुई। जिला कोऑर्डिनेटर धनजी सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एसडीओ संयुक्त सचिव सहकारिता विभाग के सत्यवीर रजक व काउंटी क्रिकेट क्लब के सचिव राजीव बदान उपस्थित थे। इस दौरान निर्णय लिया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच मनरेगा से लगभग 27 लाख श्रमिकों को हटा दिया गया है, जबकि 10,50,000 नए श्रमिक जोड़े गए। यह बदलाव तब हुआ जब ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना असामान्य है, जिससे मनरेगा योजना पर सवाल उठ रहे हैं। लोहरदगा की तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक फरहाना, जिन्हें 2016 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फरहाना की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे उन्हें पुनः सेवा में बहाल होने का अवसर मिल सकता है। यह फैसला फरहाना के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।